नॉक नॉक स्टूडेंट्स, अब 10 दिन बचे हैं आपके पास और नेट का एग्जाम आने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं कि आज का लेक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है। आपके सामने थंबनेल शो हो रहा है और थंबनेल में आप देख रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। लास्ट 10 डेज बचे हैं हमारे पास। अब या तो आप तैर जाएंगे, निखर जाएंगे या बिखर जाएंगे, उस कंडीशन में है। आपने मॉक टेस्ट दे लिया होगा, सही बोल रहा हूं? दे लिया, ठीक है। 400 से 450, 400, 450 मार्क्स में कई सारे बच्चे टिक रहे होंगे। मैंने अभी कोई वीडियो देख रहा था, हमें बच्चा टेस्ट पेपर देके आ रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं उसे। मतलब वो फ्रस्ट्रेट होकर मॉक टेस्ट देकर बाहर आए। अलग अलग कोचिंग्स के आपने मॉक टेस्ट दे दिए होंगे और अब आपको फील हो रहा होगा कि यार मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मेरे 400 450 के आसपास चल रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन लास्ट 10 डेज में हम उस 400 450 की जो गलती हमारी रह रही है, कहां कहां हम वो गलतियां कर रहे हैं। तो टॉपर्स जो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सी प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं कि वो इस बार नीट में निकलने वाले हैं, और वो आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे आप नीट में नहीं निकल सकते या नहीं निकल पाएंगे अगर आप वो मिस्टेक्स करेंगे। तो इस डू और डाई की पोजीशन में, इस डू और डाई की पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम इस बार नीट में 600 प्लस मार्क्स ला सकें। तो उस मार्क्स को लाने के लिए जो टॉपर्स का जो सीक्रेट प्लान होता है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने बतला रहे हैं। खुद मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना है और किन किन चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है, कि ताकि जो हमने थंबनेल में लिखा है डू और डाई पोजीशन है लास्ट 10 डेज में, तो इस लास्ट 10 डेज में आप क्या प्लान बनाएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। एक एक बात को अगर आपने समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो आपको काम हो जाएगा। और इसको लास्ट तक देखिएगा। ये चैप्टर, ये वीडियोस अगर आपके 10 मिनट्स का बनता है, 20 मिनट्स का बनता है, 30 मिनट का बनता है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हम जो गलतियां कर रहे थे उन गलती को रिपीट नहीं करेंगे, और ये वीडियो की एक एक पॉइंट पॉइंट जो होगा ना, आपके लिए काम का होगा। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्रेड के साथ, क्योंकि अब लास्ट 10 डेज में टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक के साथ, योर रियलिटी चेक। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने अच्छी तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो अब इन 10 डेज में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो एक रियलिटी चेक मैं आपको दे देता हूं। आप लोग जानते हैं कि हमें टारगेट 600 प्लस थंबनेल में हमने शो किया है, और रियलिटी बात तो यह है कि 600 प्लस का टारगेट वही अचीव करेंगे जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 60 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी सिंसियर नहीं है। एक मोटा मोटा हमारे पास क्या डाटा आता है कि 6 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास ही बच्चे ऐसे होंगे। ये मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट बोल दिया इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का, जो लग के तैयारी कर रहे होंगे, और हमको उसमें एंट्री लेनी है। और उसमें एंट्री लेने के बाद हमें उस अंडर 100 सीट्स और जीएमसी की सीट्स को क्रैक करना है। तो 600 प्लस अगर हम मार्क्स लाते हैं, तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। सबसे सीधी सी एक बात है कि अगर 600 मार्क्स लाने हैं तो हम लोगों के 150 क्वेश्चंस सही हो जाना चाहिए। और 150 क्वेश्चन सही होने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले से आपके सामने रख रखे हैं, ताकि कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूट जाए हम लोगों से। क्योंकि वीडियो लेक्चर के दौरान हो सकता है कि कई बार हम लोग, है ना, उन पॉइंट्स को कवर ना कर सके। तो हम इस सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। 600 प्लस के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारा बायो में टारगेट 340 प्लस होना चाहिए, और इसके लिए हमें एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है, आप उसकी स्टडी करें। और भी आगे की हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी गुड है, हर टीचर आपको यही बोलेगा कि बायो में एनसीईआरटी की स्टडी करें। मैं खुद बायोलॉजी फैकल्टी हूं, तो मैं जानता हूं कि मुझे किन चीजों को डील करना है, लेकिन मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा 10 यूनिट्स के अंदर। तो बायोलॉजी में 340 का अपना जो टारगेट है वो बना के रखें। वो 340 बनाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एवरेज ये है कि 360 आपके मैक्सिमम बायो में आ सकते हैं, है ना। यानी 5 क्वेश्चंस का जो है वही आप छोड़ सकते हैं, बाकी कोशिश करें। अगर पेपर आपके हाथ का है तो 340 लाने की कोशिश करें। अगर हाथ का नहीं है, पेपर ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज ज्यादा डीप जा रही है और थोड़ा सा मैं हिल रहा हूं, तो फिर अपने पास केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मौका है। लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि 340 प्लस तक मार्क्स लाएं, अगर पेपर हमारे ग्रिप में आ जाता है। और अगर पेपर ऐसा थोड़ा सा हार्ड आ गया या लैंग्वेज बड़ी बना दी,
तो इसमें इससे थोड़ा नीचे भी आ गए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 340 प्लस का टारगेट लेके चलना है। दूसरी बात, अगर हम केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं तो केमिस्ट्री में कंफर्म है कि हमारा टारगेट 150 प्लस होना चाहिए, और 150 प्लस होने के लिए ये भी बात पक्की सी है कि हमारे जो 45 क्वेश्चन है उनमें से 150 तक का मार्क्स हमारे आ जाना चाहिए प्लस के, 600 अचीव हो जाएगा। कितना? 340 प्लस 150 प्लस 120 से। और फिजिक्स क्या ध्यान रखना है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर स्पेशल कंसिडर करना है। जहां भी हम जानते हैं फिजिकल में वो न्यूमेरिकल में उलझाएगा आप लोगों को, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर है। इधर तो आपने एनसीईआरटी को बायो में ध्यान दे लिया, केमिस्ट्री में आपने क्या कर लिया? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर स्पेशली ध्यान दिया। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादातर आप पेपर उठाकर देखोगे तो एक जैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर अपना कमांड बना के रखोगे। इसकी भी हम बात करेंगे, अंदर से क्या क्या स्टडी करनी है, डीए ब्लॉक, पी ब्लॉक, किस तरह से उसको लेके चलना है, उसको हम लेके चलेंगे। अब आते हैं हम फिजिक्स के टारगेट पर। फिजिक्स में आप टारगेट 120 प्लस रखिए। आप जानते हैं 45 क्वेश्चन है, और 120 प्लस का मतलब ये है कि 30 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं, है ना, तो 30 क्वेश्चन 45 में से हो सकते हैं बच्चों, कितना ही पेपर कैसे ही घुमाए, 30 क्वेश्चन तो हो सकते हैं बच्चे के। तो 120 प्लस का कम से कम का टारगेट रखें कि ये तो मैं कर लूंगा। पेपर घुमाता है उस बेस पर आप उस समय डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर का पेपर में उसने लैंग्वेज से घुमाया, है ना, कुछ क्वेश्चन को डीप साइंस से घुमाया, तो वो घुमाएगा, उसकी हम बात करेंगे अभी। लेकिन ये टारगेट लेके चलना है। डेरिवेशन स्टेप्स को ध्यान रखना है। कोई भी डेरिवेशन है हमारे स्टैटिक्स का है, ठीक है ना, कोई भी सेमीकंडक्टर, किसी का भी डेफिनेशन चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का चल रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें उस डेरिवेशन की स्टेप्स के जो बड़े बड़े आपने याद कर रखे हैं, और जो हैंड बुक्स दे रखी हैं आप लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो हैंड बुक्स हैं या शॉर्ट नोट्स जो भी अवेलेबल करा रखे हैं, उनमें जो भी स्टेप्स हैं, फॉर्मूले हैं, है ना, और हाई इल टॉपिक्स जो हैं उनको स्पेशली ध्यान रखकर 120 प्लस का टारगेट आप आसानी से अचीव कर सकते हो मेरे बच्चों। तो इसलिए इन तीन चीजों का सिंसियरली से ध्यान रखना, सिंसियरिटी से चलना, कि बायोलॉजी में 340 प्लस, केमिस्ट्री में 150 प्लस, और ये कम कम ही लिए मैंने, और फिजिक्स में 120 प्लस अपने आ जाए किसी भी हालत में, इससे नीचे तो नहीं जाएंगे हम। और ये कॉन्फिडेंस के साथ ही अपन पेपर को अटेंड करेंगे। लास्ट 10 डेज में पहली स्लाइड यही है, और इस पहली स्लाइड में फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे उसकी हम बात करेंगे। केमिस्ट्री में टारगेट 150 रखेंगे, और इस 150 प्लस के रखने के लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ढंग से कर लोगे तो आराम से 150 प्लस आ जाएगा। और फिजिक्स में आपके पास छोड़ने की चॉइस रहेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें डेरिवेशन की स्टेप्स, फॉर्मूले और सेलेक्ट हाई इल टॉपिक्स को ले लेंगे, उसको भी हम बात करेंगे अभी। और ये सब चीजें अगर आपने कर ली तो आपके साथ पहला तो आपका टारगेट तो आपने दिमाग में रख के चल गया कि 10 डेज में मुझे ये तो करना है। चलो ये तो करना है, हो गया। आप कैसे करना है उसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, हम लोगों को कोई नई स्टडी नहीं करनी, नो न्यू स्टडी, जरूरत ही नहीं है कि आपको लगा कि वहां से कुछ नया मिल रहा है मैं इसको कर लूं। कोई नई शीट्स आई है जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे आ सकते हैं, तो अब नया नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, स्टडी ओनली टू जो जो हमें क्या करना है, ऐसे टॉपिक को करना है जिससे हमें आउटपुट देंगे। ऐसे टॉपिक की स्टडी नहीं करना है जिससे हमारे मार्क्स अचीव नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको लग रहा है कि छोटा सा इससे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस रहते हैं और हिस्ट्री ऐसी रही है, तो उसको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो हमें आउटपुट देगा बस उसको ही पढ़ना है। एक बार मारो हथौड़ा, वो चीज निकालो बाहर जिससे हमारे मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अगली स्लाइड पर आते हैं, और अगली स्लाइड पर हम ध्यान देते हैं कि अब हमें डू और डाई पोजीशन में क्या करना है। हमारी बैकबोन बायोलॉजी है, 90 क्वेश्चन है, और अगर हमने 90 क्वेश्चन पे कमांड बना के रखा तो ये हमारे नेट के सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, है ना। तो ये हर बच्चा जानता है जो बायोलॉजी को स्टडी कर रहा है। अब वो क्या जानता है इसमें, हाई यील्ड टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं जहां बच्चे को पढ़ना जरूरी है, और वह छोड़ा तो पाप पड़ेगा, है ना। हमारे उस भाषा में कह सकते हैं हम, जो हम क्लास में अक्सर मजाक करते हैं। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है इससे 15 क्वेश्चंस के आसपास आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने कहा है नो स्किप अलाउड। ये क्राइम है, अगर आपने क्राइम कर दिया, आपने गुनाह कर दिया अगर आपने जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को ध्यान से नहीं पढ़ा। 15 क्वेश्चन के आसपास अप्रोक्स आ जाएंगे। इकोलॉजी, इकोलॉजी को देखिए आप, अगर हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एक आसान यूनिट है और काफी क्वेश्चंस इससे अटेम्प्ट कर लिए जाते हैं। कई बार तो होता है कि 5 से 7 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, कई बार 10 से ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस इकोलॉजी को बहुत ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमारा इस देखिए, जब जब भी हम पेपर सोल्व करते थे, इसका इतिहास रहा है कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस पूछी जाती हैं।
तो आपकी जो बुक है उसकी आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी होगी, हर वर्ड की वर्ड को आपने अंडरलाइन कर रखा हो, कई तो बुक ने मेहरबानी कर रखी है कि उसने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो जब आप इकोलॉजी को देख रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन एनवायरनमेंट का चैप्टर देख रहे हैं, आप बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स का देख रहे हैं, आप बायोडाइवर्सिटी वाला देख रहे हैं, तो आपको खुद को भी मालूम है कि 3 चैप्टर तो हैं यार ये। और 3 चैप्टर में इतनी मेहनत नहीं है। हालांकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आपको डाटा से याद करने हैं, यूटी थर्मल क्या है, पो थर्मल क्या है, इस तरह से क्या है ना? तो वो भी कोई बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है। और रहा जो इकोसिस्टम है वो तो वैसे ही अपने आप में इजी चैप्टर है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, इसी से कहा इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो, यही चलता है। तो इसमें आराम से आपके 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इवन इस पे आ जाते हैं, है ना? तो इकोलॉजी और ये दोनों को तो आपको किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है ना? ये मेन है। अब अगर और बात करें हम सेल बायोलॉजी की, भैया सेल बायोलॉजी क्या है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। आसान, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, है ना? हम अप्रोच लेके चलें तो यहां भी हमारे 8 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं हम लोगों को, बुरे से बुरी कंडीशन में। ज्यादा मेहनत नहीं है ना? सेल थ्योरी में हमें किस किसने सेल थ्योरी में क्या क्या कहा, ठीक है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, उस सेल ऑर्गेनेल्स के साथ कोई स्पेशल पॉइंट्स क्या है, दैट्स ऑल। वहां आप लोग याद कर लिया। बायोमोलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री और बायो दोनों में पढ़ते हैं हम लोग, वहां आप पढ़िए। अमीनो एसिड से जाइए, अमीनो एसिड से पढ़िए आप क्या, एंजाइम, प्रोटीन, सॉरी पहले अमीनो एसिड पढ़िए, वहीं ज्यूटारायन वगैरह जो आपके केमिस्ट्री और बायो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना? अमीनो एसिड जो है एसेंशियल कौन से नॉन एसेंशियल है, वो आप ध्यान रखिए। वही केमिस्ट्री से उन अमीनो एसिड की लिस्ट याद कर लीजिए, 20 अमीनो एसिड की, वही आप कर दीजिए। बायो और केमिस्ट्री दोनों को साथ लेके पढ़िए, दोनों की बुक को साथ रख के पढ़िए, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज के बारे में ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है? पहले आप प्रोटीन के बारे में ध्यान रखिए, अमीनो एसिड, देन प्रोटीन और देन एंजाइम। उसके बाद आप लोग पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड की बात कर लें। फैटी एसिड इतना आपने दे नहीं रखा, फिर भी बायो में दे रखा है, तो लेसिथिन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ऐसे आप उसकी स्टडी करो। सेल डिवीजन में स्पेशली देखो, सेल साइकिल बड़ी आसान सी है। इंटरफेज वगैरह क्या है, G1 D2 क्या है, ठीक है ना? एस क्या है, एस का ध्यान रखें कि डीएनए की रेप्लिकेशन कब होती है, डिप्लीकेशन कब होता है, वो चीजों का ध्यान रख लें। उसके बाद लेप्टोजिन, डाइगोटिन, पेकाटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस को ध्यान रखें, उनकी एक एक कंडीशन को ध्यान रख लें, उससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद और कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको इस चैप्टर में उलझाएगा। तो बड़ा आराम से आप सेल बायोलॉजी के साथ इसमें डील कर सकते हैं। एक बात तो मैं और कहूंगा कि बायो के पोर्शन में आपको कुछ यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और वो यूनिट में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप किस पैटर्न में ध्यान रखेंगे? जैसे एनिमल किंगडम जो है, उस एनिमल किंगडम में आपको ज्यादा नहीं करना है। हर फाइलम के स्पेशल करेक्टर कुछ तो बुक से अंडरलाइन कर रखे हैं, और स्पेशल करेक्टर के साथ उस फाइलम के एग्जाम्पल बहुत कम कम दे रखा है। ये बहुत बड़ा चैप्टर होता था, बहुत शॉर्ट कर रखा है इसको। और उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्नाता क्या है, नेटोस्टोमेटा क्या है, कौन सी पीसीज वर्ग है, उसमें पीसीज जो है तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स है ना? बोनी फिश कौन सी है, ठीक है ना? ये इसका एग्जांपल्स कौन सा है, तो वो सारे एग्जांपल्स पे ध्यान रखें। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर फाइलम की स्पेशल कैरेक्टर और एग्जांपल्स वो आपकी शीट्स पे होना चाहिए, और इसको एक बार देखते जाइए, काम हो जाएगा। प्लांट का जो है अपना डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, इनमें भी वही ध्यान रखना है, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है, ये जरूर ध्यान रखना। जितने भी बोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, उनको अंडरलाइन कर रखा है, वो सारे का मीनिंग मालूम होना चाहिए, और उनके एग्जाम्पल भी है तो भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? क्लासिफिकेशन इतना ही दे रखा, सबके नाम दे रखे हैं, जैसे फंजाई का दे रखा है, एल्गी का दे रखा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उनके एग्जाम्पल दे रखे। ऐसे आप लोगों के क्या कर रखा है, फंजाई के दे रखे कि कौन कौन से भाई बेसिडोमाइसिड होते हैं, कौन सा एस्कोमाइसिड है, कौन से फियोमाइसिड है, कौन ड्यूटेरोमाइसिड है, उनके स्पेशल कैरेक्टर और उनके एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को याद रहेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। या टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन आपको थोड़ा उलझाएगा। फर्स्ट पोर्शन में प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी आपकी पूरी कंसेप्चुअल है, और वो आप इसे लेके चलेंगे अच्छी तरह से उसको, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, 11 का पार्ट यहां से हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों के पास क्या है कि जो अनाटोमी और क्या है, प्लांट अनाटोमी में फ्रोग दे रखा है, फ्रोग सिंपल सा एक फ्रोग ही है। और उधर से प्लांट अनाटोमी में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो जो टॉपिक है, जाइलम, फिलोएम, जो टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, उनका हल्का ध्यान रखिए। 12 के सिलेबस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एनिमल जो अपनी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, उसमें चैप्टर फर्स्ट के सारे की पॉइंट्स और वहां के प्रोसेस सारे ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, पोलन ग्रेन्स क्या है, कौन माइक्रोस्कोप है, कौन मेगा स्पोर है, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बड़ा देखो बड़ा डीप चैप्टर है, लेकिन बड़ा शॉर्ट में दे रखा है। उसकी एक एक चीज ध्यान रखना। और जो ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है, उसके सारे एग्जाम्पल, है ना? कौन कॉपर, कॉपर कॉपर लेते, कॉपर लिपेज लूप क्या होता है, ठीक है ना?
सारे जो है ज़िफ्ट है, गिफ्ट है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका मीनिंग क्या होता है। 8 स्टेज एम्ब्रियो तो उसको क्या करना है, 16 स्टेज एम्ब्रियो तो उसका क्या करना है, ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। उससे अपना सारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब बची कौन-सी यूनिट हम लोगों की, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, इसका स्पेशल ध्यान रखना ही है आप लोगों को। बाकी तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, है ना? ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में आपको वो स्पेशल ध्यान रखना है, वहाँ डिजीज़ से क्वेश्चन आएँगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बायो में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ध्यान रखेंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ इससे। तो बायो को आप अपने हिसाब से एनसीईआरटी से ध्यान रखें। हार्ड टॉपिक्स को एक साथ रखें, जैसे आपको जेनेटिक्स को एक साथ रखना है, बायोटेक के साथ रखना है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी को एक साथ रखना है, एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है उनको साथ रखिए। इसके साथ आप इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ठीक है ना, इवोल्यूशन, ये सबसे आसान आसान डिजीज हैं। माइक्रोब्स वाली जो बड़ी आसान सी यूनिट है, सेल बायोलॉजी बड़ी आसान है। इनको एक सिटिंग में रीडिंग में आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। बाकी बातें हम कल इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या प्लान करना है? देखिए, मैं अगर केमिस्ट्री का प्लान दे रहा हूँ तो आपके मन में कई बार आएगा, आप बायो की फैकल्टी सर केमिस्ट्री का प्लान कैसे कर रहे हो? ठीक है? तो केमिस्ट्री 2006-7-8 से लेकर मैंने 2019 तक केमिस्ट्री क्लासेस ली हैं। क्योंकि दोनों में मैंने एमएससी कर रखा है, दोनों को मैंने लंबे टाइम तक पढ़ाया है, अपनी इंडिविजुअल कोचिंग में। ठीक है ना? यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसलिए मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इन टॉपिक को लिखकर मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भई ठीक है, किसी ने लिख दिया होंगे तो आप उसको क्लैरिफाई कर रहे हो। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जितने साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे जहाँ-जहाँ कन्फ्यूज़न लाते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? स्कोरिंग है। बच्चे बोलते हैं, "अरे नहीं सर केमिस्ट्री" अरे केमिस्ट्री स्टोरिंग है, ईज़ी है। सारे चैप्टर तो कम कर दिए, 10 चैप्टर तो क्लास 10th में रखे हैं 12th में। सारा तो कोर्स में से कई पॉइंट्स को हटा दिया गया है। तो बड़ा आसान है। ठीक है? पहले आप बात को समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। जो अपनी केमिस्ट्री है, वो स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएगी। आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए इनऑर्गेनिक में, ठीक है? एक्सेप्शन जो है पी ब्लॉक वगैरह जो है, इनको थोड़ा-सा आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको ध्यान रखिए। देखिए, पी ब्लॉक थोड़ा-सा याद रखना पड़ता है। डी और एफ ब्लॉक ऑटोमैटिक आपको फंडों से याद है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद है ना? कहाँ आप लोग कौन सी बात कर रहे हो, कहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो, कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो, ठीक है ना? क्या क्या जो होता है न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ों को आपको एटॉमिक साइज़ हो क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, किस तरह से चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ये सब आपको एक देखो मैं क्या बोलता हूँ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एक साथ पढ़िए। डी ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लीजिए, ठीक है ना? उसके साथ वो तैयार हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्लास 11 से तैयार हो चुका है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना? उसके बाद आपकी प्रोडक्ट टेबल एसपीडीएफ हो गया, उसके साथ आपका क्या हो गया पी ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया क्योंकि आप जानते हैं डी ब्लॉक के कंपाउंड ही क्या बनाते हैं, अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि भई जो होता है वीबीटी क्या बोलती है, सीएफटी क्या बोलती है, ठीक है ना? कौन उनके आईयूपीएसी नेम याद कर लिए सबकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना? तो इसमें लाइन टू लाइन स्टडी कर लिया अपन ने। अब आते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन वहाँ देखें हाइड्रोकार्बन है और आईपीएसी है। तो हाइड्रोकार्बन आईपीएसी में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिएक्शंस को याद करने में। नेम रिएक्शन को अलग लिख के रखें। आईपीएसी देखो हर हर केमिस्ट्री के अंदर 12 की क्या दे रखा है? स्टार्टिंग में हमारे उनके नेम दे रखे हैं। नेम के साथ फिर दे रखा है उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उनके सिंथेसिस दे रखे हैं, है ना? अल्कोहल का सिंथेसिस रिएक्शन से कैसे होता है, तो नेम रिएक्शंस को ध्यान रखें और फिर उनकी रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन है ना? यही चलता है इस तरह से हमारी पूरी केमिस्ट्री की चैप्टर अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो आपको नेम रिएक्शन ध्यान रखनी, चाहे वो फॉर्मेशन की हो, चाहे केमिकल रिएक्शन की हो। आईपीएसी नेम ध्यान रखने, ठीक है? दूसरी बात उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसकी आइसोमरिज्म क्या है वगैरह वगैरह उसकी जो है अपन बेसिक में याद करते हैं तो आइसोमरिज्म याद कर ली। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपकी पूरी तरह से ठंडे दिमाग से हो सकती है। फिजिकल में प्रॉब्लम आती है, फिजिकल में उसी को प्रॉब्लम आती है इसकी मैथमेटिकल पोर्शन कम है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि फिजिकल में आपको फिजिक्स का याद करने का तरीका वही है जो फिजिकल केमिस्ट्री का है और फिजिक्स का है। फॉर्मूले याद कीजिए, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाना चाहिए कि हर फॉर्मूला लगाओ आपको फौरन याद आए और आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट मजबूत हो। और यूनिट कन्वर्जन, भाई वो यूनिट कन्वर्जन करवा कर कि आपको थोड़ा बहुत उलझाएगा वहां से। तो केमिस्ट्री में यहां से बड़ी आसानी से आप निकल जाएंगे। मैं फिर आपको एक बार शांति से बोल देता हूँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी कर लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। फिजिकल में हमारे जो शॉर्ट फार्मूले दे रखे हमने लिख ही रखे होंगे, उन फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आराम से आप कर पाएंगे। अगर थोड़ा पोर्शन कमजोर भी है तब भी आप आराम से जो मैंने आपसे बोला है कि 30 क्वेश्चन प्लस तो कर ही सकते हैं आप 45 में से। तो आराम से अपन जो अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में ले आएंगे। फिजिकल में थोड़ी बहुत आपको साथ
हो सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप थोड़ी बहुत गलती करें, तो उससे बचना, है ना? क्योंकि -1 भी अपन को नुकसान पहुँचाएगा, इस बात को दिमाग में लेके चलना। +4 का अपन को लालच है, लेकिन -4 की कमी वाला भी आप दिमाग में रखना। चलो अगली बात करते हैं अपन, और अगली बात अपनी क्या रहेगी? अगली बात ये रहेगी कि भैया फिजिक्स में जो है, वो हमारा रैंक मेकर है। बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री, बायो चलो अपन ने अच्छा कर लिया। आपको उसमें आ गया, अब रैंक मेकर फिजिक्स से अपना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वो जो टॉप बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, है ना? जो टॉप बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके इस फिजिक्स में नंबर लाना, फिजिक्स के मार्क्स अचीव करना, और हमारा फिजिक्स से पीछे हट जाना, हमें बाहर कर देगा, उनको अंदर ला देगा। तो 600 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए हमको फिजिक्स में ये बात ध्यान रखना है कि हमारी जो रैंक आएगी ना, वो रैंक इसी के बेस पर आएगी। केमिस्ट्री, बायो हमें अंदर तो ले आएगी, लेकिन अब रैंक के लिए हमें फिजिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको 3 तरह से हम देखें, जो मॉडर्न फिजिक्स है वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं टॉपिक्स, है ना? चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, जो मॉडर्न फिजिक्स है, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं इस पर से। ठीक है? आप सेमीकंडक्टर में क्या है यार, एएनपी डायोड, डायोड और ट्रायोड जो कि कंडीशंस जो हैं, ठीक है ना? और उन पे सारे न्यूमेरिकल जब हम पढ़ते थे तब भी उसकी एक चीज़ को हम ऐसे ही ध्यान रखते थे। तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर वगैरह आपको परेशान नहीं करेंगे। करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबके फॉर्मूले पुट कीजिए, वहां से आंसर निकालिए। अगर आप कंसेप्चुअल हैं, एक भी आपको परेशान नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक्स ऐसी है, मैंने आपसे कहा थर्मोडायनेमिक्स था, तो वही टॉपिक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। आप थर्मोडायनेमिक्स में ये ध्यान रखो कि हमारी सोल जो है, वो सोल से रिलेटेड टॉपिक है ये। आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कीजिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है ज्यादा है, केमिस्ट्री में हमको बस सारे प्रोसेस ध्यान रखने, सिस्टम कौन से, ओपन क्लोज, थर्मोडायनेमिक्स कौन से, एडाप्टिव रेट क्या होती है, क्या होता है, गिब्स एनर्जी किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, है ना? गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस थ्री डेल्टा एस, उस पर क्वेश्चन हमें आ जाना चाहिए। कौन सा सिस्टम प्रोसेस सोते प्रक्रम होता है, कौन सा सोते होता है, तो ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए। ठीक है? तो केमिस्ट्री की जो थर्मोडायनेमिक्स है, वही थर्मोडायनेमिक्स हमारी यहाँ होना चाहिए। तो मेन आपसे फिर बोल रहा हूँ मैं, मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई लोग अगर दिमाग में लेके चल रहे हैं कि फिजिक्स नहीं होगी, तो फिर फिजिक्स नहीं होगी। फिजिक्स अगर आपने दिमाग में रख लिया होगी, तो फिर होगी बच्चों। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्लियर? दिमाग में रख के जाना, 10 दिन में इस बात को ध्यान रखना, फिजिक्स को पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, और उससे स्कोर लेना है। अगर इससे स्कोर ले लिया, तो फिर आपकी रैंक को कोई भी रोक नहीं सकता, और आप जीएमसी भी कट ऑफ, जीएमसी को भी ले लेंगे इस चक्कर में, है ना? जीएमसी भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इसको ध्यान रखना। आगे की हम बात करें, रेस्ट ऑफ टॉपिक कैसे तैयार करने हैं। फिजिक्स के रेस्ट ऑफ टॉपिक में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि डेरिवेशन जो है ना, उन डेरिवेशन की एक-एक स्टेप, उन बीच में से आपको वहां से कोई भी इंपोर्टेंट फार्मूला आ रहा है, वो आप डब्बे में रखते ही, ब्रैकेट में रखते ही, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करते रहना चाहिए, और कर लिए होंगे आपने अब तो। एक बार उसको रिवाइज करना, बस मैं यही कर रहा हूँ कि आप उन चीजों का ध्यान रखें, कंसिडर। आपको नया तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो आपको कंसिडर बता रहा हूँ कि जो इस साल सेलेक्ट होने वाले हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके सीक्रेट्स क्या है, वो किन चीजों का ध्यान रखते हैं, और आप किन चीजों को अवॉइड कर देते हो या गलती से छोड़ देते हो। तो डेरिवेशन की हर स्टेप्स और उस स्टेप से बनने वाले न्यूमेरिकल, उनको याद रखेंगे। यूनिट्स, कन्वर्जन, जितनी भी यूनिट्स उनके कन्वर्जन वगैरह, मेन फार्मूले जो आपने हैंडबुक वगैरह भी होती है आपकी कोचिंग की, और दूसरा आप लोगों ने खुद ने भी बनाए होंगे, तो उनको ध्यान रखें। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें, जो आप कर सकते हैं वही न्यूमेरिकल, जिस पर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक बार करके देख लेता हूँ, मुझे शक लग रहा है कि इसके डेरिवेशन में इसमें गलती कर सकता हूँ, उन न्यूमेरिकल को करके देख लेना। केमिस्ट्री में भी सेम रोल होता है, ठीक है ना? जिन जिनसे न्यूमेरिकल हमारे पार्ट आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फिजिक्स पे आप भी कंसिडर करेंगे, और क्योंकि मेरा ज्यादा बोलना ऐसे भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बतलाए फिजिक्स के जो जरूरी हैं। और मॉडर्न फिजिक्स पे स्पेशल ध्यान रखना, मैं बार बार उस पर कंसिडर करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ भी ली ना आपने, तो फिजिक्स में आपका जो टारगेट है ना, वो काफी हद तक अचीव हो जाएगा आप लोगों को। अगर आप कुछ चीजों को छोड़ेंगे भी ना, मैथ्स में, फिजिक्स में छोड़ेंगे भी सही, तो फिर भी आपका आपका टारगेट 600 प्लस हो जाएगा अचीव। ठीक है? अब आते हैं 10 डेज का शेड्यूल क्या है। 10 डेज का जो शेड्यूल है, उसको अपन 2 फेज में डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है ना? ताकि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। हमारे 10 डेज जो बचे हैं अब नेक्स्ट, ठीक है? थर्ड मेरे को एग्जाम है, थर्ड मेरे को काउंट मत करना, सेकंड मेरे को भी काउंट मत करना। तो जो 10 डेज बचे हैं हमारे, इसको 2 फेज में बांट देते हैं हम। डे 1 टू डे 7, ये पहली फेज है, और डे 8 टू डे 10, इनको हम इस तरह से बांटेंगे। और किस तरह से स्टडी करनी है, और ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ठीक है? टॉपर्स अपने जो रूल्स बना के रखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं कंटिन्यूअसली, वो ऐसे ही करते हैं। अब लास्ट 10 डेज में आपने पहले डे से 7 डेज में क्या-क्या करना है, इंटेंस रिवीजन करना है, और जो आपको टेस्ट लगता है वो टेस्ट देना है, ज़्यादा अब उलझना नहीं है, क्योंकि मैं फिर बोल चुका हूँ बच्चों की स्टार्टिंग में ही
कि कई बच्चे एग्जाम देकर आए थे और वो मॉक टेस्ट को उड़ा रहे थे। मैं देख के समझ गया उनकी साइकोलॉजी बिगाड़ कर आ गए और 400 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे, वो सोच रहे हैं हम तो गए। आप गए नहीं है, आप अंदर ही हैं, बस तरीका चेंज कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए आप, ठीक है? तो फेज़ 1 में डे 1 से डे 7 तक आपको क्या करना है, इंटेंस रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। अब कैसे करना है, इसको 3 शिफ्ट में बाँटिए आप। मॉर्निंग का सेशन सुबह 8 से 1 या 2 बजे तक, आपकी श्रद्धा 1 बजे तक की है तो 1 बजे रखें, 2 बजे तक की है 2 बजे तक की रखें, ठीक है ना? फुल सिलेबस कवर करें, मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें, जब भी मॉक टेस्ट दें 2 से 5:20 के बीच में दें, उसी टाइम पर, सेम टाइम पर। वही गर्मी झेलेंगे आप, जो आप जानते हैं सेंटर जितने भी आते हैं पंखे चलेंगे कुट, 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 कुट वाले, तो उसी माहौल में लगाएँ और उसी माहौल में दें, ताकि पसीने की बूंद भी टपक रही हो और आपको वही माहौल मिल रहा हो, ठीक है ना? जो एसी वाले रूम में रह रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ खास तौर से, ठीक है ना? तो वो उस माहौल को 2-3 बार देख लें, ताकि बॉडी फिजिक्स पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो आपको 2 से 5:20 का जो टाइम है हमारा है ना? वो इफ़ेक्ट हमें उसी टाइम पे लगना चाहिए। तो जब मॉक टेस्ट दें, कोशिश करें उसी सिचुएशन में दें। एक टुक-टुक वाला पंखा, एक टेबल और थोड़ी-सी गर्मी लगती हुई, ठीक है ना? कई बार पंखा भी बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, उस सिचुएशन का भी ध्यान रखें और उसी उसी सिचुएशन में एग्ज़ाम को मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे दें आप लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन में और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। चलो, अब इधर आते हैं हम लोग। दूसरा हमारा है इवनिंग का सेशन। ये है शाम को 4 से 8 बजे का। ये जो नाप है, ये नैप है, इसमें आपको टेस्ट एनालिसिस करना है, जो टेस्ट किया, प्रैक्टिस की आपने, उसमें क्या गलतियाँ की और मिस्टेक को पकड़ो आप। अगर मिस्टेक को नहीं पकड़ोगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है ना? तो आपको एग्ज़ाम के दिन ऐसा नहीं हो चाहिए कि थर्ड में को मिस्टेक्स वापस रिपीट हो जाएँ। तो आपने टेस्ट दिया, आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन मुझे अगर ये क्वेश्चंस नहीं आए मॉक टेस्ट में, तो उन मिस्टेक को आपको खुद को पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि वो आप खुद अपनी कमजोरियों को जानते हैं। तो ये 4 से 8 में आपने टेस्ट का एनालिसिस किया, खाना-वाना भी तो खाएँगे ना आप, तो सब चीज़ें इसमें शामिल कर लें आप लोग। अब आते हैं नाइट में, 9 से आपको रात को 12 बजे तक पढ़ना है और इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि जो टॉपिक आपके वीक नहीं है ना? अनवीक टॉपिक जो हैं, उनको ध्यान देना है, ठीक है? उन टॉपिक्स को पढ़िए और एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए। तो 3 एक दिन में आपने जो है पहले से दिन से लेकर 7वें दिन तक आपने मॉर्निंग, इवनिंग और सब में ये कर लिया। मॉर्निंग सबसे बढ़िया टाइम होता है पढ़ने का, फुल सिलेबस कवर किया, मॉक टेस्ट दे लिए 2 से 5:20 पर, ये बीच का एक टाइम पीरियड है। आपने टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, देख लिया कि मेरी ये कमियाँ हैं, तो आपके साथ जो पढ़ा हुआ था उसको ना आपने खुद ने जज कर लिया कि मैं यहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। इवनिंग में आपने वापस सिंसियरिटी से उठाई, एनसीईआरटी सिंसियरिटी से, और देखा कि हाँ, मेरे अनवीक टॉपिक कौन-कौन से हैं, उनको एक बार देख लूँ और एनसीईआरटी रीडिंग कर ली। ये प्लान आपको इन 7 दिनों में बूस्ट कर देगा बच्चों, और फिर आप खुद कहोगे कि एमबीक्यू सर मज़ा आ गया, आपने जो बतलाया था, हम कुछ गलतियाँ कर रहे थे, अब वो गलतियाँ हमारी ठीक हो गई। अब बचे 3 दिन हमारे, 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ दिन, ये हमारी फेज़ 2 होगी और इस फेज़ 2 में हम किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों, उस पर आते हैं। फेज़ 2 के अंदर हमें फाइनल पॉलिश करना है। हमने मॉक टेस्ट भी देख लिया, हमने फुल सिलेबस भी देख लिया, हमने अनवीक टॉपिक भी देख लिए, हमने एनालिसिस भी कर लिया टेस्ट का। अब हम लोगों को मॉक टेस्ट बंद करना है। अब मॉक टेस्ट मत देख लेना लास्ट के 3 दिनों में, है ना? हमें ध्यान रखना है कि 7 दिन हमने सब कुछ किया है, अब 3 दिन हमें क्या करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इन चीज़ों को अगर आपने अप्लाई कर लिया, तो आप खुद मुझे लिखेंगे कमेंट्स में कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और आपकी इस क्लास का मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो मॉक टेस्ट जो हैं, वो मॉक टेस्ट अब बंद कर दीजिए, ओनली रिपीट कीजिए फार्मूला, चार्ट, रिएक्शन मैप्स, बायोलॉजी डायग्राम, ठीक है? शॉर्ट नोट्स, इन चीज़ों को देखिए और अपनी जो आपकी स्टडी है उसको चेक करते रहिए। अब आपको नया कुछ नहीं करना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना 3 दिन, जो-जो आपको रिवीज़न करना है भरपूर रिवीज़न कीजिए, टाइम का शेड्यूल वही रखिए, ठीक है? जो उसमें था, जो भी मैंने इससे पहले बतलाया था, लेकिन सारा आपका काम है मॉक टेस्ट करना है, बंद करना है, ओनली फार्मूला, चार्ट, रिएक्शन, शॉर्ट नोट्स, है ना? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उस पर ध्यान देना है। अब हमारा लास्ट काम है, जिसके लिए मैं एक अलग से आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। आपको एग्ज़ाम का सीधा रूल ध्यान रखना है, -1 दिमाग में रखना है। मोटी बुद्धि वाले सोचते हैं +4 हो जाएँगे और -1, तो जो रैंक बूस्टर काम है, वो सोचते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि -1 का इफ़ेक्ट पड़ता है, +4 के लालच में -1 मत करते जाना। दूसरी बात, ओएमआर शीट में ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन करना, ओएमआर फिल, देन 10 क्वेश्चन, फिर ओएमआर फिल। ऐसे शाणे मत बनना कि नहीं एमसीक्यू सर तो ऐसे ही बोलते हैं, हम तो क्या करेंगे, पहले 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर ओएमआर भरेंगे, घबरा जाओगे।
10 क्वेश्चन, देन ओएमआर फील्ड, देन 10 क्वेश्चन, देन ओएमआर फील्ड। मेरी बात ध्यान रखेंगे ना? पक्का? चलो, थैंक यू। अगली बात, अब आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो है अटेंड कैसे करना है, उसके लिए मैं बता चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पहले करनी है, ऐसा सबकी तरह करना है। पहले बायो के क्वेश्चन, देन केमिस्ट्री के क्वेश्चन और देन फिजिक्स के क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले बायोलॉजी कर लीजिए, देन केमिस्ट्री कर लीजिए, देन फिजिक्स कर लीजिए। कोई मेरी बात से सेटिस्फाई नहीं हो, बोलते सर मैं तो पहले फिजिक्स करूंगा, देन केमिस्ट्री, देन बायो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके प्लस और माइनस पॉइंट आप जानते हैं। तो ये पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, लेकिन -1 को रिस्की मानिएगा। 10 देन ओएमआर फील्ड, देन 10 क्वेश्चन, देन ओएमआर फील्ड और सब्जेक्ट अटेंड पैटर्न। फिजिक्स मेरे अकॉर्डिंग तो बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, है ना? ये बेटर वे होता है, सबसे बेस्ट रूल यही अप्लाई होता है। तो मुझे बच्चों उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आप आज की क्लास का फायदा उठाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट 2026 को मैं क्रैक करूंगा, आई विल क्रैक नीट 2026। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल क्रैक नीट 2026। ये आप लिखेंगे, अपने आप से कहते रहिए कि मैं इस साल निकालने वाला हूं और 10 डेज मेरे लिए बहुत खास हैं और इन 10 डेज में मैं इस नीट को कर लूंगा। अभी तक मैं कुछ भी था, मैं नहीं जानता, लेकिन इन 10 डेज में मैं नीट को क्रैक करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई विल क्रैक नीट 2026। मैं चाहता हूं आपसे और पूरी उम्मीद के साथ मैं चल रहा हूं कि ये लेक्चर आपके काम आएगा, ठीक है? और आप इस बार जो नीट है इसको क्रैक करेंगे। आप उन टॉप बच्चों में होंगे जिनको जीएमसी मिलेगी, है ना? और आप उन बच्चों में होंगे जो इस साल नीट 2026 क्रैक कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस साल नीट में देखें, जो जो वीडियो लेक्चर देख रहा है उन सब कुछ सिलेक्शन हो जाए और नीट 2026 में वो लोग अपना अपनी सीट को रिजर्व कर लें अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और जीएमसी मिल गई तो बस सोने पे सुहागा। मिल रहे हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर का फायदा उठाना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन बच्चों तक पहुंचाना जिनको नीट में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मेरा मॉक टेस्ट हुआ और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ताकि उनका मोटिवेशन मिल जाए। कोई पेरेंट्स को देख रहा है तो वो अपने बच्चों तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाए, कोई भाई देख रहा है तो बहन या भाई तक पहुंचाए, ठीक है ना? ये वीडियो लेक्चर सब तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको अगर थोड़ा सा भी फायदा मिल गया तो मेरा वीडियो लेक्चर बनाने का मतलब निकलेगा, मीनिंग निकलेगा। तो लिखिए आई विल क्रैक 2026, जो बोलते हैं वो होता है बच्चों, क्योंकि सरस्वती एक बार मुंह पे आती है और हमारा काम कर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आई विल क्रैक नीट 2026 जल्दी से लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड एंड गुड बाय।